हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 2025-26 की इस सीरीज के साथ में कंप्यूटर का डे 2 बेस्ट 40 क्वेश्चंस। देखिए, एक चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कंप्यूटर आईबीपीएस आरआरबी में गेम चेंजर होता है। अगर 40 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कम से कम आपको 40 में 35 प्लस क्वेश्चंस को सही करना होगा। जीए और कंप्यूटर, ये दो सब्जेक्ट आपके मेंस में ऐसे हैं जो गेम को चेंज कर देंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो सभी स्टूडेंट्स की पकड़ होती है, लेकिन जो जीए में अच्छा परफॉर्म करेगा, जो इंग्लिश या हिंदी में अच्छा परफॉर्म करेगा, जो कंप्यूटर में अच्छा परफॉर्म करेगा, मेरिट उसी से बनेगी। क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी का मतलब होता है मेरिट। जितने ज्यादा आप मार्क्स लाएंगे उतना ही श्योरिटी होगी आपके सिलेक्शन की, है ना। वरना फिर वेटिंग में आप इंतजार करिए कि कब सिलेक्शन होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो कंप्यूटर में 40 में 40 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपको और उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? आप जानते हैं आरआरबी पीओ 28 दिसंबर को है, आरआरबी क्लर्क 1 फरवरी को है। डे 1 में 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड थे। अगेन एक बार 40 क्वेश्चंस पर बात करते हैं। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक टॉपिक वाइज पढ़ना नहीं शुरू किया है कंप्यूटर को, वो इस कोर्स से एनरोल कर लीजिएगा। बैंक एग्जाम्स के लिए फुल कंप्यूटर का कोर्स, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क को फोकस करते हुए स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस लेवल आपको पढ़ना होगा, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे टॉपिक वाइज, फिर टॉपिक वाइज उसकी प्रैक्टिस करनी होगी एमसीक्यूज की, पीडीएफ से बार बार रिवीजन करना होगा। और ये सब कुछ आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस यहां पर आपको मिलेंगे। लाइव ओवर हो चुका है, अब यहां पर आपको सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। 60 आवर्स का ये आपका कोर्स है, 60 घंटे का पूरा, 55 से 60 लेक्चर्स यहां पर होंगे। इस कोर्स में फायदा क्या है कि अगर एक बार आपने 60 आवर्स स्पेंड कर दिए तो 40 क्वेश्चन की गारंटी है। फिर आपको किसी दूसरी बुक, किसी दूसरी वीडियो, किसी दूसरी पीडीएफ से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा माई सिलेक्शन लेते समय, 492 में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। और इसको बढ़िया से एग्जाम तक आपको रिवाइज करना है। साथ ही साथ ये जो एमसीक्यूज चल रहे हैं यूट्यूब पर, इसके थ्रू आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। यस, तो चलिए बात करते हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस की। और ये वो क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस सेशन में आपसे पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। डैश इज अ टाइप ऑफ अ malware दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल एप्लीकेशन बट एक्चुअली कंटेन्स मैलिशियस कोड। एक ऐसा malware, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो देखने में तो काफी बेनिफिशियल लगता है लेकिन है नहीं। तो आंसर क्या होगा? दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। दिस इज अ ट्रोजन हॉर्स। क्या है ये? ट्रोजन हॉर्स है। रूट किट क्या होता है? जो आपके एडमिन राइट्स को ले ले। रूट का मतलब होता है जड़ें, और जड़ का मतलब जो ओनर है। सपोज करिए आप व्हाट्सएप के एडमिन हैं, आप टेलीग्राम पर एडमिन हैं, लेकिन आपका अकाउंट हैक हो गया और एडमिन कोई दूसरा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज द रूट किट अटैक। एडवेयर का मतलब एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितने भी अटैक होते हैं। स्पाईवेयर मॉनिटर करने वाला, जो लगातार मॉनिटर करता है, स्पाई करता है। ट्रोजन आप समझ गए, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो अपने आप को काफी यूजफुल दिखाता है लेकिन होता नहीं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रोजन हॉर्स। क्लियर? ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। बताइए, सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखा जाता है। बताइएगा, विच इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एज पर 2025 टॉप 500 रैंकिंग।
2025 की टॉप 500 रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर, ईएल कैपिटन, फुजाकू, जुपिटर या नन ऑफ दीज? बिल्कुल आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है एल कैपिटन, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और इसका क्रेडिट जाता है अमेरिका को। अमेरिका के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, दैट इज एल कैपिटन, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, एल कैपिटन सुपर कंप्यूटर अचीव्स परफॉर्मेंस ऑफ अराउंड हाउ मेनी एक्साफ्लॉप? सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, जैसे कि आप जानते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। एल कैपिटन सुपर कंप्यूटर लगभग कितने एक्साफ्लॉप की परफॉर्मेंस देता है? अगर ये सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है तो इसकी स्पीड कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 1.8 एक्साफ्लॉप। इसकी जो एग्जैक्ट स्पीड है वो 1.742 एक्साफ्लॉप है, जिसको ओवरऑल राउंड करके 1.8 एक्साफ्लॉप भी बोलते हैं। तो दोनों आपको याद रखना होगा, 1.742 कहें या 1.8 बोले, दैट इज द करेक्ट आंसर इन एक्साफ्लॉप्स। यस, नेक्स्ट, विच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया एज ऑफ 2025? दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात तो हो गई, एल कैपिटन, लेकिन भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 2025 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज परम सिद्धि एआई, जी नहीं। एरावत सुपर कंप्यूटर, यस, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एरावत होगा आपका सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भारत यानी इंडिया के कंसर्न में। इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर भी बोलते हैं, एरावत, जिसकी रैंकिंग 75th पोजीशन पर है ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग के लिस्ट में। अगर ऑल ओवर ग्लोब देखें तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? 75th, लेकिन इंडिया में ये सबसे फास्टेस्ट माना जाता है, दैट इज एरावत सुपर कंप्यूटर। क्लियर? नेक्स्ट, एरावत सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अगर एरावत इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, वो भी फास्टेस्ट, तो इसको किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज सीडैक, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। इंडिया में जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं वो लगभग जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, दैट इज सीडैक। आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है ये ऑर्गेनाइजेशन का। सीडैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, दैट इज सीडैक। यस, नेक्स्ट, पोर्ट नंबर्स। देखिए, एक तो होता है नेटवर्किंग में पोर्ट और एक होता है आपके हार्डवेयर में पोर्ट। जैसे कई तरीके के पोर्ट्स अवेलेबल हैं, VGA, USB, HDMI, PS2, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, प्रिंटर पोर्ट, है ना। बहुत सारे पोर्ट्स के नाम आपने सुने होंगे। यहां पर पोर्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है यहां पर? कह रहा है विच पोर्ट इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क? कौन सा पोर्ट पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए उपयोग की जाती है? एंड द करेक्ट आंसर इज, पेन ड्राइव कहां लगाते हैं कंप्यूटर में? USB पोर्ट में। या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, बाहर वाली जो हार्ड डिस्क होती है, वो कहां पर लगाते हैं? USB पोर्ट में। तो करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, दैट इज USB। क्लियर है? नेक्स्ट, RJ45 पोर्ट इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ कनेक्शन? RJ45 पोर्ट किस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है? IBPS का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। RJ45 का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक 45। RJ45 का यूज आपने देखा होगा, जो आपकी लैन केबल्स होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क केबल्स, जिनको ईथरनेट केबल्स के नाम से भी जानते हैं, उनमें RJ45 पोर्ट का यूज किया जाता है। तो RJ45 पोर्ट के केस में आंसर हमेशा क्या होगा? ईथरनेट
या लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, लैन बोले या ईथरनेट बोले, बात एक ही है। देखा होगा आपने इस केबल के आगे जो यूएसबी पोर्ट लगा होता है, ये जो बेसिकली जो केबल्स हैं ये किस पोर्ट से कनेक्टेड होती हैं? दैट इज RJ45। एक होता है RJ11 जो टेलीफोन लाइंस के केस में यूज होता है। पुराने टाइम में जब आपके पास में वो फोन हुआ करते थे, उसमें जो आपके पीछे केबल लगी रहती थी दैट इज RJ11। लेकिन ईथरनेट और लैन के केस में आंसर क्या होगा? RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45। नेक्स्ट, विच पोर्ट सपोर्ट्स बोथ हाई क्वालिटी वीडियो एंड ऑडियो? कौन सा पोर्ट हाई क्वालिटी वीडियो और ऑडियो दोनों सपोर्ट करता है? ये तो बहुत आसान है, आप जानते हैं। टेलीविजन, टीवी में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, प्रोजेक्टर के केस में इसका यूज किया जाता है। बिल्कुल सही, दैट इज HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इज द राइट आंसर। तो HDMI पोर्ट सपोर्ट बोथ, ये हाई क्वालिटी वीडियो और ऑडियो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज HDMI पोर्ट। नेक्स्ट, द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रेसिपिएंट ऑफ ईमेल इज एंटर्ड इन डैश फील्ड। ईमेल की द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी किस फील्ड में दर्ज की जाती है? BCC, टू, CC, सब्जेक्ट या ऑल ऑफ दीज? जब हम मेल किसी को भेजते हैं तो उसकी ईमेल आईडी को हम कहां पर लिखते हैं? टू में। लेकिन जो सेकेंडरी रेसिपिएंट होते हैं, जिनको हम साथ में इंफॉर्म करना चाहते हैं उस मेल के रिगार्डिंग, उनकी ईमेल आईडी को CC में मेंशन करते हैं, कार्बन कॉपी में रख के CC में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज CC। तो प्राइमरी रेसिपिएंट की जब भी बात होगी, मुख्य प्राप्तकर्ता, तो आंसर 2 होगा। सेकेंडरी रेसिपिएंट की बात होगी, द्वितीयक अतिरिक्त प्राप्तकर्ता, तो आंसर क्या होगा? कार्बन कॉपी। और जब भी हिडन सेकेंडरी रेसिपिएंट की बात होगी तो आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनको लगेगा मेल इन्हीं के लिए बनाया गया है ना, तो ये बाकी ईमेल आईडीज को नहीं देख पाएंगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, छिपे हुए प्राप्तकर्ता। यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? ब्रॉडबैंड का मतलब होता है फास्टेस्ट, है ना। ब्रॉडबैंड का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो इसका मतलब फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ब्रॉडबैंड नहीं है, फास्ट नहीं है, मतलब स्लो पूछा जा रहा है। तो कौन सा इंटरनेट कनेक्शन यहां पर स्लोएस्ट है? फाइबर ऑप्टिक फास्ट है, डायल अप स्लो है, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन फास्ट है, सैटेलाइट फास्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा डायल अप कनेक्शंस, जिन्हें टेलीफोन लाइन कनेक्शंस भी बोलते हैं, और इसमें मॉडेम का यूज होता है ज्यादातर। तो आंसर क्या होगा? डायल अप कनेक्शंस, टेलीफोन लाइन कनेक्शंस, या डायल अप मॉडेम्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क बाई IBM क्लाउड स्टोर डैश ऑफ डेटा। IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें कितना डेटा संग्रहित होता है? और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM ने जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क पुराने समय में बनाई थी, उसकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 1.44 MB। सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अब यहां पर कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी। वैसे तो फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल अब नहीं होता, क्योंकि अब फ्लॉपी डिस्क की जगह पर हार्ड डिस्क आ चुकी है, SSD है हमारे पास में, तो फ्लॉपी डिस्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एग्जामिनर पूछता है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो 3 साइजेस में मार्केट में अवेलेबल हुआ करती थी, 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच। 3.5 इंच वाली की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 720 KB, 1.44 MB और 2.88 MB। जबकि 5.25 इंच वाली की कैपेसिटी 360 KB से लेकर 1.2 MB
और 8 इंच वाले की 80 KB से लेकर 1.2 MB है। तो एग्जाम में क्या पूछा गया था, 3.5 इंच वाली 3.5 इंच, है ना, फेमस क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो गया, 1.44 MB। 3 है, तीनों में से ऑप्शन यहां पर क्या मिल रहा है, 1.44 MB, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अगेन आईबीपीएस का बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन है ना, पागल है आईबीपीएस इस क्वेश्चन के पीछे। बताइएगा, व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर ऑल्सो नोन एज। प्रॉक्सी सर्वर को किस नाम से जाना जाता है, फायरवॉल, गेटवे, राउटर, हब या मॉडम। और मैंने आपको ये कैसे याद करवाया था, प्रॉक्सी का मतलब होता है कि जैसे कॉलेज में आप नहीं गए कभी, तो आपने किसी दूसरे से कह दिया कि मेरी अटेंडेंस लगा देना, तो जब अटेंडेंस हुई तो आपकी जगह किसी और ने यस सर कह के आपकी अटेंडेंस लगा दी, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सी। वैसे ही कंप्यूटर में प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है, मेन सर्वर को प्रोटेक्ट करना। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर को और क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर, ऐसे याद रखिएगा इसको कि प्रॉक्सी का मतलब क्या है, जो आपके बिहाफ में काम करे, लेकिन आपके बिहाफ में वो कहां खड़ा रहेगा, गेट के ऊपर, तभी तो काम कर पाएगा। तो इसको याद इस प्रकार रखिए कि अटेंडेंस लगाने के लिए जिसको आपने भेजा है वो हमेशा गेट पर तैनात रहेगा, है ना, इससे याद रहेगा आपको। तो प्रॉक्सी सर्वर को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज गेटवे। या फिर एग्जाम में ये पूछ लें कि गेटवे को किस नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या होगा, प्रॉक्सी सर्वर। फिर ये मत कह देना सचिन सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, गेटवे को और क्या बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन दोनों बनते हैं। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज द बेसलाइन फॉर द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। बताओ, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार रेखा है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है, तो ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, द करेक्ट आंसर इज ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी, जिस मेथोडोलॉजी पर काम करती है, दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। ये इलीगल भी है ना, अगर आप जानते हो तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, दिस इज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन, ये डिसेंट्रलाइज्ड मैनर पे काम करती है। इसके ऊपर कोई आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जो इसको डील करेगी, इसको गवर्न करेगी। सो दैट इज ऑल्सो इलीगल इन इंडिया, क्रिप्टो करेंसी। यस, नेक्स्ट, चूज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स में का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त होना चाहिए, उसमें आप एडिटिंग भी कर पाए, उसमें आप चेंजेस भी कर पाए और उसके सोर्स कोड को भी देख पाए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो ओपन सोर्स है। क्या एंड्रॉइड फ्री ऑफ कॉस्ट है, बदलाव कर सकते हैं, कोड को देख सकते हैं, जी हां। क्या लाइनेक्स में भी ऐसा है, यस। ओपन सोलरिस, जी हां। ऑल ऑफ दीज, करेक्ट आंसर होगा ये तीनों के तीनों, एंड्रॉइड, लाइनेक्स, सोलरिस। यूबुंटू का नाम भी आपने सुना होगा, कॉलेज में ज्यादातर यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखने को मिलता है। तो ये सब आपके कैसे हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओपन सोर्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। व्हाट्स कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की रीढ़ किसे माना जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब इंटरनेट पर कुछ भी एक्सेस करते हैं तो www लिखकर ही करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। या अगर www नहीं भी लिखते तो भी बाय डिफॉल्ट www आ जाता है। तो बैकबोन क्या है इसकी, URL, HTML, HTTP, FTP या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर क्या होगा, HTTP। क्यों, इंटरनेट की जब भी हम बात करेंगे तो आंसर HTTP ही होगा। आपने देखा होगा URL में हम www का यूज करें ना करें लेकिन आ जाता है, वैसे ही HTTP ये बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल मानी जाती है इंटरनेट की। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें HTTP, बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल की बात करें अगेन HTTP इज द करेक्ट आंसर। URL आप जानते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
एड्रेस जहां पर आप लिखते हैं किसी भी वेबसाइट का। HTML क्या है? वेबसाइट को बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो है HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट। HTTP हो गया आपका बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल या बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पर्पज से इसका यूज किया जाता है, दैट इज FTP। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा या किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो SMTP है, आप जानते हैं। माइम प्रोटोकॉल का यूज अटैचमेंट के लिए किया जाता है। जब भी आप कोई भी अटैचमेंट मेल में ब्राउज करके भेजते हैं वाया माइम प्रोटोकॉल। मेल रिसीव होता है दो प्रोटोकॉल की मदद से, एक तो POP3 और एक IMAP। क्या यहां पर POP3 है? जी हां। क्या IMAP है? जी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो रिट्रीव के केस में, एक्सेस के केस में, प्राप्तकर्ता के केस में कैसे प्राप्त करते हैं, तो आंसर IMAP भी हो सकता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और POP3 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शंस। क्लियर? नेक्स्ट, DHCP का काम क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करती है? ऑटोमेटिक IP एड्रेस को असाइन करती है। अगर क्वेश्चन में दिया हो ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को डायनेमिक या ऑटोमेटिक असाइन करेगी, तो आंसर हो जाएगा DHCP। टेलनेट आंसर कब होगा? जब क्वेश्चन में दिया हो रिमोट, ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो रिमोट कनेक्शन देती है? नेम दैट प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड रिमोट कनेक्शन। एक जगह पर बैठकर आप दूसरे जगह की फाइल्स को एक्सेस करें कंप्यूटर में, क्या है? टेलनेट है, रिमोट है। दूर चीजों को ऑपरेट करने के लिए टेलनेट का प्रयोग। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। विश्व के पहले प्रोग्रामर का नाम बताइए। सबसे पहला प्रोग्राम या पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया? लेडी एडा लवलेस, फर्स्ट प्रोग्रामर। ब्यूटी विद ब्रेन, यस। तो फर्स्ट प्रोग्रामर आए, फर्स्ट सॉफ्टवेयर बनाया किसने, ये पूछें। इन दोनों ही केस में आंसर क्या होगा? लेडी एडा लवलेस। अब कुछ और बातें भी जानिए, जैसे हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI, कृत्रिम बुद्धि के जनक कौन है? AI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आजकल तो धूम मचाया हुआ है AI। चैट GPT हो, ग्रॉक हो, जेमिनी हो, है ना, दीज आर दी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI के जनक फादर या फाउंडर कौन है? जॉन मैकार्थी, फिशर अडा, एलन नोबल, एलन ट्यूरिंग या टर्निंग लिखा हुआ है यहां पे, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज जॉन अब्राहिम नहीं, जॉन मैकार्थी। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, चंगा सी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा कौन है? ये मिस्टर जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कॉल्ड। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देखने में बड़ा आसान लग रहा है, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, है ना, लेकिन घाव बहुत ज्यादा करता है क्योंकि भूल जाते हैं आप बार बार। क्या होगा इसका आंसर? द फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज लिस्प। लिप्स से याद रखिएगा, लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म है। ये सबसे पहली AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर जानी गई, लिस्ट प्रोसेसिंग दैट इज लिस्प। वैसे तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तैयार करते हैं, जैसे पाइथन बहुत फेमस है, C++ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, लेकिन जो सबसे पहली है वो है लिस्प। नेक्स्ट, इट इज अ साइबर क्राइम इन विच द अटैकर फ्लड्स अ सर्वर। कह रहे ये एक साइबर अपराध है जिसमें हमलावर सर्वर में बाढ़ ला देता है।
अब बाढ़ ला देने का मतलब क्या पानी छोड़ता है? जी नहीं, बाढ़ का मतलब यहां से है रिक्वेस्ट से। इतनी रिक्वेस्ट कर दो सर्वर से कि सर्वर कंफ्यूज हो जाए कि जवाब कैसे दे, है ना। सेम वैसे ही जब आप अपने टीचर से कोई सवाल पूछते हैं और कई सारे लोग सवाल पूछने लगते हैं, है ना, तो टीचर भी 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि पहले किसको आंसर करे, उसे करे या उसे करे। यस, तो वैसे ही यहां भी है। अगर सर्वर को हैक करना है तो सर्वर को डाउन करना होगा, और सर्वर को डाउन करने के लिए, सर्वर को बैठाने के लिए हमें क्या करना होगा? उस पर इतनी रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर्वर कंफ्यूज हो जाए और अपनी सर्विसेज को शट डाउन कर दे। इस अटैक को बोला जाता है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस ये होता कैसे है? रोबोट्स के थ्रू, जिसे बॉटनेट बोला जाता है। तो बॉटनेट एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू DDoS परफॉर्म किया जाता है। यहां क्या पूछ रहा था? साइबर क्राइम का नाम बताइए। तो क्राइम क्या है? DDoS। और ये करते कैसे हैं? वाया बॉटनेट। रोबोट्स के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर पर, और रोबोट इतनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर्वर अपने सर्विसेज को बंद कर देता है और फिर उसके बाद में उसको हैक कर लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड अ DDoS। नेक्स्ट, इन विच टेक्स्ट ईमेल मैसेजेस आर यूजुअली इनकोडेड? किस टेक्स्ट में ईमेल संदेशों को आमतौर पर इनकोड किया जाता है? रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, किलोबाइट, आस्की या नन ऑफ दीज? जो भी मैसेजेस हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं वो मैसेजेस आस्की में इनकोड किए जाते हैं ताकि कोई दूसरा उस मैसेज को हैक ना कर पाए बहुत आसानी से। हैक तो हो जाते हैं लेकिन टाइम लगता है। तो ईमेल मैसेजेस को यूजुअली हम इनकोड करते हैं किसके थ्रू? वाया आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज आस्की। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज बेटर suited for configurations where emails need to be accessed only from a single device. Very very important one. क्या कह रहा है? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो उन कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेहतर अनुकूल है जहां ईमेल को केवल एक डिवाइस से एक्सेस करने की आवश्यकता होती है? अब आप समझिएगा, क्या जो ईमेल आईडी आपकी जीमेल पर है, क्या वो सिर्फ एक डिवाइस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं कि कई सारी डिवाइसेस के थ्रू? तो आप कहेंगे सर हम इसको कई सारी डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं, पीसी से भी कर सकते हैं। बस यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, कर लेंगे। इसका मतलब जो जीमेल है वो किसके थ्रू चलता है? IMAP के थ्रू, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहां तो सिंगल डिवाइस लिखा है, तो इसका मतलब IMAP होगा नहीं। क्या बचा? एक्सेस करने के लिए POP3। आंसर होगा POP3, जो सिंगल डिवाइस पे ही एक्सेस हो सकता है। जैसे आउटलुक एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इंस्टॉल करते हैं। अगर आप वेब के थ्रू ना करें तो आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसका, या थंडरबर्ड के नाम से एक मेल आता है आपका, थंडरबर्ड अगर आपने यूज किया है मेल, तो वो भी क्या है? आपको इंस्टॉल करना होगा सॉफ्टवेयर की मदद से। एप्पल मेल का नाम आपने सुना होगा। ये सब सिंगल डिवाइस के थ्रू ही ऑपरेट किए जा सकते हैं जिसमें उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो आंसर इज व्हाट? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। लेकिन किंतु परंतु अगर सिंगल डिवाइस की जगह पर मल्टीपल डिवाइस दिया होता कि कई सारे डिवाइसेस से आप एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब जीमेल की बात हो रही है या रेडिफ की बात हो रही है? यस। तो तब उस केस में आंसर क्या हो जाता? IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कई सारे डिवाइसेस में IMAP, सिंगल डिवाइस में POP3। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? बिंग, अल्टा विस्टा, गूगल, डकडकगो या नन ऑफ दीज? सर्च इंजन का मतलब जिसके थ्रू आप सर्च करते हैं, दैट इज अ सर्च इंजन। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। क्या है ये?
इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या ये सर्च इंजन है या ये ब्राउजर है? अब देखो कई लोग ब्राउजर और सर्च इंजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्च इंजन जैसे जो पॉपुलर है वो गूगल है ना, जिसके थ्रू आप सर्च करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है जिसके थ्रू आप सर्च करते हैं। लेकिन ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिसको ओपन करके आप सर्च करते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि सर्च इंजन इज अ वेबसाइट, वेयर एज ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, है ना। ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है। यस, तो ब्राउजर आपके कई सारे होते हैं, वो एनोनिमस भी होते हैं, वो नॉन एनोनिमस भी होते हैं, है ना। बहुत सारे ब्राउजर्स के नाम आपने सुने होंगे। यस, गूगल क्रोम, है ना, दैट इज ऑल्सो अ व्हाट, अ ब्राउजर। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? दैट इज बिंग, बहुत फेमस। बिंग इज द सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बिंग किस कंपनी का सर्च इंजन है? द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। दोनों तरफ से याद रखिएगा। नेक्स्ट, HTTP uses port number dash whereas HTTPS uses port number dash। बताइए HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है? HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, तो वहां पर S लग जाता है, क्योंकि वहां पर हमने एक सर्टिफिकेट लिया होता है जिसको कहते हैं SSL या TLS सर्टिफिकेट, और इसकी मदद से हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है HTTPS की मदद से। तो HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? 80, बहुत फेमस, और HTTPS का क्या है? 443। तो करेक्ट आंसर होगा HTTP के केस में 8080 और HTTPS के केस में 443। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट, What is the by default file name of MS Excel 2024? MS Excel 2024 का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है? एक्सेल जब आप ओपन करते हैं तो वहां पर उसका ऊपर फाइल नेम लिखकर आता है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम है एक्सेल का वो क्या है? बुक 1। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बुक 1। देखिए एक्सेल शीट खोली, अगर सेव नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा? बुक 1। नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ऑन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर पर पहली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम क्या था? कह रहे सबसे पुरानी स्प्रेडशीट पूछें। स्प्रेडशीट का मतलब जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की स्प्रेडशीट, MS एक्सेल। लेकिन पहली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कौन सी है? विसी कैल्सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, विसी कैल्सी, द फर्स्ट एवर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट, डैश इज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। बताइए, सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेन कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसे क्या बोलेंगे? कर्नल। जैसे मिलिट्री में आपने सुना होगा कि सारा ऑपरेशंस जो हैंडल आउट करता है, जो मैनेज करता है, वो कर्नल है। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो मेन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कर्नल। नेक्स्ट, Dash was a boot sector virus, which means it infect the boot sector of floppy disk. Dash एक बूट सेक्टर वायरस था जिसका अर्थ है कि इसने फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित कर दिया था। अब पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? दैट इज कॉल्ड अ ब्रेन। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस या जिसने फ्लॉपी डिस्क को इन्फेक्ट किया दैट इज कॉल्ड ब्रेन। पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया था ये, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेन। विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज? मैक्रोज बनाने के लिए MS वर्ड में किस भाषा का उपयोग करते हैं? मैक्रोज MS वर्ड में क्यों इस्तेमाल होता है? फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस,
अगर हमें किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करनी है या रिकॉर्ड करना है अपने डेटा को, तो हम मैक्रोस का यूज करेंगे एमएस वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में। ऑल्ट F8 इसकी शॉर्टकट की होती है, व्यू टैब में देखने को मिलता है। और मैक्रोस की दोस्तों अगर हम बात करें तो विजुअल बेसिक इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको बनाया जाता है। विजुअल बेसिक किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। और एमएस वर्ड भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो मैक्रोस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनता है? आंसर इज विजुअल बेसिक। अब जरा देखो, एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट किसी को भी ओपन करिए, व्यू में क्लिक करिए और यहां पर मैक्रोस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जहां व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस या पॉज रिकॉर्डिंग, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू आप रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच मेमोरी यूनिट कम्स आफ्टर बिट? क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट गलत आंसर देते हैं। देखते हैं आप सही देते हैं या गलत। बाइनरी डिजिट, बिट की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर्स किसको समझता है? बिट को, यानी 0 या 1 को। बाइनरी नंबर्स बोले, मशीन लैंग्वेज बोले, एक ही बात है। तो बाइनरी डिजिट के बाद कौन सी मेमोरी यूनिट आई? बिट का मतलब 0 और 1, और इसके बाद आया निबल, फिर आई बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड सो ऑन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिट के बाद, बाइनरी डिजिट के बाद निबल इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। एक निबल में 4 बिट होती है और एक बाइट में 8 बिट होती है। तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, है ना? दैट इज द डिफरेंस। तो बिट के बाद क्या आएगा? निबल, फिर क्या आएगा? बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है कि सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है। तो ऑप्शंस में देखकर आपको आंसर लगाना होगा कि वहां पर कौन सी गिवन है, उसके आंसर उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग छोटी यूनिट, या फिर कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है, या सीक्वेंस वाइज इसको सही करके बताओ कि कौन सा सही सीक्वेंस गिवन है ना? इस तरीके से भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन बनेगा। यस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। तो दिसंबर एग्जाम, यस, और एग्जाम के पास वाली चीजें ही आपसे पूछी जाती हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज 2 दिसंबर। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाई द यूज ऑफ डैश। संदर्भ की स्थानीयता का सिद्धांत डैश के उपयोग को उचित ठहराता है। अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब अगर आपको पता है तो आप 2 मिनट में आंसर दे देंगे। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब कि जिस चीज की आपको आवश्यकता है उसको अपने पास में रखना है, और जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको दूर रखना है। सपोज करिए आप अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपके पास में कंप्यूटर से रिलेटेड बुक्स, पीडीएफ होनी चाहिए। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश को साइड में रखना होगा, है ना? अलमीरा में लगा के रख दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेस कम है। इसे बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ऐसे ही कंप्यूटर में कैश मेमोरी जो होती है वो फास्टेस्ट होती है। फास्टेस्ट का मतलब सबसे फास्ट रजिस्टर, उसके बाद कैशे। और कैशे मेमोरी में वही आइटम रखते हैं जिसकी बार बार रिक्वायरमेंट है। बाकी कंप्यूटर उसको उठा के कहां रख देता है? रैम को। जब रिक्वायरमेंट होगी तो रैम से ले लेगा। यस, तो आंसर क्या होगा? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब कैश मेमोरी उन डेटा को अपने पास में रखेगी जो यूजर को बार बार रिक्वायरमेंट है, और उस डेटा को कैश से हटा देगी। जिसकी रिक्वायरमेंट यूजर को नहीं है वो फिर हटा के रैम में रख देगी, और जब भी यूजर को रिक्वायरमेंट होगी कैशे मेमोरी रैम से उठाकर यूजर को वो डेटा दे देगा। दिस इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्लियर है?
तो आंसर क्या हो गया? कैशे मेमोरी। अब नहीं भूलेंगे ना, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, कैश मेमोरी किसके और किसके बीच में होती है? तो आंसर है प्रोसेसर यानी सीपीयू और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच में होती है कैशे मेमोरी। तो कैश मेमोरी लाइज बिटवीन किसके बीच में? सीपीयू यानी प्रोसेसर और रैम यानी मेन मेमोरी के बीच में। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, क्या? सीपीयू और कैश मेमोरी में जो डेटा का ट्रांसफर होगा उसे वर्ड ट्रांसफर बोलेंगे, और कैशे मेमोरी और रैम यानी मेन मेमोरी के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर होगा उसे ब्लॉक ट्रांसफर बोलेंगे। और यह क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, वर्ड ट्रांसफर और ब्लॉक ट्रांसफर। तो सीपीयू और कैश कैसे याद रखना है? सीडब्ल्यू, क्लास वर्क, सीडब्ल्यू मिलता है ना, होमवर्क मिलता है, क्लास वर्क मिलता है, तो सी के साथ में क्या आएगा? डब्ल्यू। सीपीयू और कैशे मेमोरी के साथ आंसर क्या होगा? डब्ल्यू यानी वर्ड ट्रांसफर, जबकि कैशे और मेन मेमोरी के साथ में आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक ट्रांसफर। क्लियर? नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू रीबूट द कंप्यूटर? कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग करते हैं? वेरी फेमस, द आंसर इज कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। रीबूट या रीस्टार्ट है ना, दैट इज सेम। एंड रीबूट रीस्टार्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। नेक्स्ट, हाउ मेनी फॉन्ट इफेक्ट्स आर देयर इन एमएस वर्ड 2021 या 2024 या कोई भी वर्जन? एमएस वर्ड के लेटेस्ट वर्जन 2021 या 2024 में कितने फॉन्ट इफेक्ट होते हैं? 5, 4, 7, 12 या 9? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 7। थाला फॉर अ रीजन, महेंद्र सिंह धोनी का 7 नंबर। यस। कौन कौन से जरा देखो, एमएस वर्ड में जब आप कंट्रोल डी करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और यहां पर आपको फॉन्ट से रिलेटेड उसके नेम, फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट के साइजेस है ना, ये सब देखने को मिलते हैं। तो फॉन्ट इफेक्ट कितने हैं? 7 लेटेस्ट वर्जन में। कौन कौन से? स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं कि सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट एमएस वर्ड में क्या है? तो आंसर होगा फॉन्ट इफेक्ट। यस, इनमें से कोई भी नाम आपको दे देंगे और पूछेंगे एमएस वर्ड में इसे क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड फॉन्ट इफेक्ट। नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बिग चार्ट, ड्राइंग्स, मैप एंड 3D illustrations, especially for architectural and designing purpose। डैश का उपयोग विशेष रूप से वास्तुशिल्प और डिजाइनिंग उद्देश्यों के लिए बड़े चार्ट, रेखा चित्र, मानचित्र और 3 आयामी चित्रों को मुद्रित करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल जो बड़ी बड़ी ग्राफिक्स होती हैं है ना, जैसे बैनर होते हैं, तो बैनर को प्रिंट कैसे करते हैं? प्लॉटर्स की मदद से। प्रिंटर का तो यूज कर नहीं पाएंगे वहां पर, तो वहां किसका यूज करेंगे? प्लॉटर्स का। तो चाहे बिग चार्ट हो, बड़े बड़े चार्ट्स हो, ड्राइंग्स हो बड़ी बड़ी, मैप हो, 3D इलस्ट्रेशंस हो, बैनर्स हो, इन सबको प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्लॉटर्स का, है ना। कुछ इस प्रकार के प्लॉटर्स होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर। पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा है? हिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है, तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर का नाम बताइए। लेजर नहीं, इंकजेट जी नहीं, डॉट मैट्रिक्स यस। द फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रोफोन। प्रथम कंप्यूटर माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? प्रीवियस ईयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमाइल बर्लाइनर, टिम बर्नर्स ली, गैरी स्टॉकवेदर, रसल किर्च या चार्ल्स बेबेज? करेक्ट आंसर होगा इमाइल बर्लाइनर। माइक जिसकी मदद से मैं बोल रहा हूं, ये एक इनपुट डिवाइस होती है, और जब
माइक लगाते हैं तो एक स्माइल आ जाती है ना। ऐसे याद रखिएगा कि माइक से जब भी हम कोई वॉइस सुनते हैं या माइक का इस्तेमाल करते हैं तो एक स्माइल आ जाती है, और इससे याद रखिएगा दैट इज इमाइल बरलाइनर। ये हैं इसके फाउंडर। बाकी के फाउंडर्स भी देख लीजिए, बाकी के पापा भी देख लीजिए, वरना बाकी नाराज हो जाएंगे। हैव अ लुक गाइस। माइक्रोफोन के हो गए इमाइल बरलाइनर, एचटीटीपी या डब्ल्यूडब्ल्यू के हो गए टिम बर्नर्स ली, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या वर्ल्ड वाइड वेब या एचटीएमएल है ना, इन सबके टिम बर्नर्स ली हैं। लेजर प्रिंटर की बात करें तो गैरी स्टॉकवेदर। स्कैनर किसने बनाया? रसल किर्च। और डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज जो फाउंडर ऑफ कंप्यूटर हैं, इन्होंने क्या बनाया? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। ईमेल एड्रेस किससे बना होता है? सिंगल पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स? बताइएगा। ईमेल में हम लोग जानते हैं 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। सबसे पहले क्या होगा? आपका यूजर नेम होगा, फिर @ का सिंबल, का सिंबल, और फिर डोमेन नेम। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? दैट इज ऑफ 2 पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, example@gmail.com। तो एग्जाम्पल इज योर यूजर नेम जो आप खुद रखते हैं, और डोमेन इज दी कंपनी नेम जिसका आप सिलेक्शन करते हैं, जिस पर आप अपनी आईडी को क्रिएट करते हैं। तो यूजर नेम एंड डोमेन नेम। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज ईमेल हैकिंग कैन बी डन? अगेन अ फेमस क्वेश्चन। ईमेल हैकिंग कितने तरीकों से की जाती है? 5, 6, 3, 4 या 2? क्या ईमेल को हैक किया जा सकता है? बिल्कुल। कितने तरीके हैं ईमेल को हैक करने के? 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज। कौन कौन से? फिशिंग के थ्रू, मैन इन द मिडल अटैक, और पासवर्ड गेसिंग एंड वायरसेस। यानी पहला तरीका है फिशिंग। एक फेक पेज बना लिया आपने ईमेल का, उसके थ्रू हैक हो गया। मैन इन द मिडल अटैक, भरोसे में लेकर किसी की ईमेल आईडी आपने एक्सेस कर ली, मैन इन द मिडल। और तीसरा तरीका है पासवर्ड गेस कर लिया आपने कि सामने वाले का पासवर्ड क्या हो सकता है, यस, या फिर वायरस भेज दिया। तो इन तरीकों से हम मेल को हैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली इन विंडोज? विंडोज में किसी भी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो क्या करेंगे? नॉर्मल डिलीट कर देंगे। लेकिन परमानेंटली डिलीट करना है तो, क्योंकि डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में पहुंचेगी, और अगर आप चाहते हैं कि वो रिसाइकिल बिन में ना पहुंचे तो आप जानते हैं आप शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। द करेक्ट आंसर है शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। परमानेंट डिलीट हो जाएगी। क्या वाकई में परमानेंट डिलीट हो रही है? नहीं। रिकवर तो ये फिर भी हो सकती है, क्योंकि आप जो भी डेटा डिलीट करते हैं वो हार्ड डिस्क के ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होता है, और हार्ड डिस्क में जो भी डेटा डिलीट होता है उसको तो रिकवर किया जा सकता है ना, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स या विदाउट सॉफ्टवेयर से भी। यस। नेक्स्ट, इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स में कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता, है ना। अगर आप सोचें कि आपने किसी वीडियो को डिलीट कर दिया, किसी फोटो को डिलीट कर दिया, क्या वो रिकवर हो सकता है? यस, है ना। एवरीथिंग शुड बी रिकवर्ड। कोई भी चीज रिकवर हो सकती है। तो डिजिटल चीजों में, टेक चीजों में कोई भी चीज परमानेंट डिलीट हो जाए, है ना, तो मत समझिएगा कि वो परमानेंट डिलीट हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 गाइस, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक ऑन अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन पावरपॉइंट। पावरपॉइंट में चयनित ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज होगा? हाइपरलिंक कहीं भी पूछे, एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावरपॉइंट में, कहीं भी, तो उसकी शॉर्टकट की एक ही होगी, Ctrl+K फॉर दी हाइपरलिंक पर्पस। जानते हैं आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। उल्टा करके भी पूछ लेते हैं कि Ctrl+K शॉर्टकट की एमएस वर्ड में कहां यूज होती है, एमएस एक्सेल में क्यों यूज होती है, पावरपॉइंट में क्यों यूज होती है? तो आंसर होगा फॉर दी हाइपरलिंक पर्पस। हाइपरलिंक का मतलब एक ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करके एक नया पेज ओपन हो जाए, है ना। लिंक कहें या हाइपरलिंक कहें, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 41,
दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। कमेंट करके बताइएगा मुझे इसका आंसर। अ डैश इज अ ब्लैंक डिस्क, ये खाली डिस्क है, ब्लैंक है। दैट कैन बी रिटन वंस, जिस पर एक बार लिखा जा सकता है। एंड रीड आर्बिट्ररली मेनी टाइम्स, लेकिन कई बार इसको रीड किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी डिस्क है जो एक बार जिस पर लिखा जा सकता है और मनमाने ढंग से कई बार पढ़ा जा सकता है? लिखेंगे एक बार लेकिन पढ़ेंगे कई बार। क्या है आंसर? CDRW, CDR, CD-ROM, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं? यस। तो क्या होगा इसका सही जवाब? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक वादा मुझसे जरूर करिए कि कंप्यूटर में 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करेंगे। ये प्रॉमिस आप जरूर करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ने का बेनिफिट तभी है जब सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सही हो, है ना? क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो फंसेंगे, ऑप्शंस भी सेम मिलेंगे। यस, ऑप्शंस में भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड जब आप पढ़ते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। बाकी टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और वहां से जब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो चीजों को लेकर आपकी क्लैरिटी ज्यादा होगी और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है सब्जेक्ट को लेकर वो आ पाएगा। यस, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर के रिगार्डिंग, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, सेशन 3, जो अगेन धमाकेदार सेशन होगा। तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। That's all for today guys. Thank you very much. Bye bye and take care.